अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है आज हमारे पास, लॉ ऑफ एविडेंस से मुतल्लिक। इस टॉपिक से हम क्रिमिनल लॉ भी सीख सकते हैं, सिविल लॉ भी, और कोई भी ट्रायल मैटर, चाहे वो सिविल है, क्रिमिनल है, या सर्विस है, या नार्कोटिक्स व्हाटसोएवर। बेसिकली ये जो आज हमारा टॉपिक है, इसके अंदर हम देखेंगे कि डायरेक्ट एविडेंस या ऑरल एविडेंस की कितनी इकसाम है, और ज़ुबानी शहादत, हम विटनेस की बात कर रहे हैं, ज़ुबानी शहादतें, चाहे वो डायरेक्ट विटनेस है, वो हेयर से विटनेस है, वो इनडायरेक्ट है, वो एक्सपर्ट है, वो करेक्टर एविडेंस है, वो अकम्प्लस एविडेंस है, या कन्फेशन व्हाटसोएवर, इनकी किसी भी केस में रिलायबिलिटी कितनी है, इन पर इन्हिसार किस पर किया जा सकता है और कितना किया जा सकता है, मतलब किस एविडेंस की क्रेडिबिलिटी क्या है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये तमाम जो चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, मैं इसके अंदर आपको लॉ ऑफ एविडेंस के रेलिवेंट आर्टिकल्स, लॉज भी बताऊंगा कि कौन सी चीज़ किस लॉ में, किस आर्टिकल में लिखी हुई है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दें, ताकि ऐसी आने वाली और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपकी एक्सेस में रहें। अगर आप इस वीडियो को टिकटॉक के ऊपर वॉच कर रहे हैं तो यहाँ पर वीडियो का कुछ हिस्सा शेयर होगा, जो बाकी फर्दर डिटेल है वीडियो की वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर होगी। वहाँ पर आप बायो के अंदर लिंक होगा, तो मेरे यूट्यूब चैनल को विजिट करके आप डिटेल वीडियो को सुन सकते हैं। और इस जैसी और भी बहुत सारी वीडियोस, अप्रॉक्सीमेटली 50-100 अबव वीडियोस अपलोडेड है डिफरेंट लॉज पर, जजमेंट्स पर, अपडेटेड लॉज के ऊपर, और भी मज़ीद डेली बेसिस के ऊपर अपलोड होती रहती हैं। सो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वहाँ पर विजिट करके आप बहुत सारी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सकते हैं। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, लॉ ऑफ एविडेंस, ऑरल एविडेंस। लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर टॉपिक या चैप्टर ऑरल एविडेंस। बेसिकली ऑरल एविडेंस हमारे लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर डिफरेंट सारे सेक्शंस और आर्टिकल्स के अंदर डील करती है। बहुत सारे सेक्शंस के अंदर इसका जिक्र कहीं पर किस सेंस में, कहीं पर किसी और नाम से, कहीं पर हेयर से के नाम से आता है। हमें लगता है कि सिर्फ ऑरल एविडेंस एक ही होती है और वो डायरेक्ट विटनेस है, डायरेक्ट गवाही है जो एक बंदा देखता है, ऐसा नहीं है। ऑरल एविडेंस की बहुत सारी इकसाम है। पहली किस्म ऑरल एविडेंस की है डायरेक्ट एविडेंस, जो कि 71 के अंदर मेंशन है कि जो ऑरल विटनेस है या जो ऑरल एविडेंस है वो मस्ट बी डायरेक्ट, वो डायरेक्टली होनी चाहिए। ये कॉरबोरेटिव भी है, ये एथेंटिकेट भी है, रिलायबल भी होती है, एडमिसिबल बिफोर कोर्ट भी है, और अगर इसका चीफ होने के बाद क्रॉस हो जाए तो इस पर एक कैपिटल पनिशमेंट या इसकी एथेंटिकेशन जो है वो बाकी तमाम एविडेंस से ज़्यादा बेहतर है। बट इसके साथ कुछ और एविडेंस भी हैं जिनके ऊपर न सिर्फ कैपिटल पनिशमेंट होती है बल्कि वो एडमिसिबल भी होंगी, वो सर्कमस्टांस के साथ मिलकर, वो फ्रॉन्जी के साथ मिलकर, वो किसी और हालात वाक़त के साथ मिलकर अपनी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वर्थ क्रिएट करती हैं। अच्छा, डायरेक्ट विटनेस के लिए जो इसेंशियल एलिमेंट हैं वो क्या ज़रूरी हैं? सीन, हर्ड, सुना हो, देखा हो, डायरेक्टली अज़खुद जो शख्स बता रहा है उसने अज़खुद ही तमाम हालात वाक़त को देखा हो। ये हमें आर्टिकल 71 QSO के अंदर, ये लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर बताया जाता है। सेकंड किस्म है इनडायरेक्ट एविडेंस, या इसकी इन अदर नाम या इन अदर फॉर्म है हेयर से एविडेंस। इनडायरेक्ट या हेयर से एविडेंस ऐसी एविडेंस के जहाँ पर एक शख्स अज़खुद मौजूद नहीं वहाँ पर, बट वो तमाम हालात वाक़यात किसी ऐसे शख्स से सुनता है बकौल उस शख्स के कि मैं वहाँ पर मौजूद था और मैंने तमाम हालात वाक़यात देखे। एक चीज़। दूसरी चीज़, वो ये तमाम चीज़ें इन अदरवाइज सेंस देखता है, मतलब कि वो किसी CCTV फुटेज पर या किसी सेल फ़ोन के ऊपर देखता है, खुद इसका मुशाहदा या मुतालिया नहीं करता। अगर हम यहाँ पर बात करें CCTV फुटेज की या सेल फ़ोन के कैमरास की, तो इनका जो लेंस है या जो इनका कवरिंग एरिया है वो एक लिमिटेड एरिया है। लाइक अगर मैं यहाँ पर बैठा हूँ तो मैं अपने सामने बहुत सारी चीज़ों को देख रहा हूँ, बट ये कैमरा एक ख़ास हद तक एक ख़ास जगह पर मुझे फोकस कर रहा है। तो जो इस कैमरे के अंदर मुझे लोग देख रहे हैं वो इस सर्कमस्टांसेस या इस सिचुएशन से बाहर के जो मनाज़र हैं उनको वो नहीं देख पाएंगे। तो इसलिए इनडायरेक्ट एविडेंस वो एविडेंस भी तस्वर की जाएगी कि अगर कोई शख्स CCTV फुटेज को या कैमरे की फुटेज को देखकर आके कोर्ट में गवाही देता है। सेकेंडली, जो शख्स किसी से सुनकर आकर गवाही देता है, ये पुअर एविडेंस है, इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं, बट हाँ ये अगर सर्कमस्टांसेस के साथ मैच कर रही है तो खुद इसकी कोई अहमियत नहीं है, पुअर है। बट अगर ये किसी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस के साथ मैच कर जाए या डील कर जाए, या इसका लिंक किसी और एविडेंस के साथ कंपेयर हो जाए, मतलब इसका जो काउंटर पार्ट है कहीं और से भी मिल जाए, तो देन इसकी एक कॉरबोरेशन और इसकी वर्थ बन सकती है। हेयर से एविडेंस के बारे में या इनडायरेक्ट एविडेंस के बारे में हमें कानून शहादत आर्टिकल QSO आर्टिकल 46 बताता है। थर्ड किस्म है एक्सपर्ट एविडेंस। एक्सपर्ट एविडेंस जो है ये ओपिनियन, राय पर मुनहसर होगी, ये कोई एथेंटिकेट गवाही नहीं है, ये किसी की राय है। हम इसकी एक आसान फहम समझते हैं कि ये क्यों इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे कि ये सेल फ़ोन है, अब अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे इस सेल फ़ोन की फ्रंट साइड नज़र आ रही है, आपको या मेरे साइड पर या मेरे सामने जो बैठा है उसको इसकी बैक साइड नज़र आ रही होगी। अब जो बैक साइड पर शख्स बैठा है वो अपनी राय ये देगा कि सेल फोन के अंदर 3 कैमरे हैं, जबकि मैं अपनी राय ये दूंगा कि मुझे सेल फोन के अंदर कैमरा नज़र ही नहीं आ रहा, स्क्रीन नज़र आ रही है। तो जो राय है ये किसी एक फोकस पॉइंट को डिडक्ट करने के बाद या किसी एक पॉइंट के ऊपर फोकस करने के बाद एक हतमी राय कायम की जाती है।
जो कि किसी हद तक ठीक भी होती है, बट हम इसको प्योरली या 100% ऑथेंटिकेट नहीं कह सकते, और ना ही इसकी बिहाफ के ऊपर अदालतें कैपिटल पनिशमेंट अवार्ड करती हैं। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूं कि ये जो चीज़ें मैं बताता हूँ ये आपके ट्रायल में या आपके इन अदरवाइज आर्गूमेंट के अंदर डिफरेंट स्टेप बाय स्टेप भी आप इनको हाईलाइट कर सकते हैं, अपने आर्गूमेंट का हिस्सा बना सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल रहेंगे आपके लिए। एक्सपर्ट एविडेंस के बारे में हमें आर्टिकल लॉ ऑफ एविडेंस का 59 बताता है डिटेल के साथ। देन हमारे पास नेक्स्ट किस्म है ओपिनियन एविडेंस। ओपिनियन एविडेंस एक्सपर्ट एविडेंस से एक स्टेप और नीचे की है, ये एक राय है। अब ये राय के लिए ज़रूरी नहीं कि जो ये राय दे रहा है वो शख्स जो है वो एक्सपर्ट भी हो उसमें, इसके लिए इसका ज़रूरी नहीं। राय हर शख्स की अपनी एक ज़ाती राय है, उसकी एक ज़ाती विश है, वो किसी भी मामले के ऊपर कोई भी राय कायम कर सकता है। तो ये एडमिसेबल कोर्ट में तो हो सकती है, बट इसकी लीगली या एथिकली या इसकी फॉर्चुनेट वर्थ बिल्कुल भी नहीं है ये इस राय की एविडेंस की। इसके बारे में हमें लॉ ऑफ एविडेंस का जो आर्टिकल है वो 60 गाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास किस्म है करेक्टर एविडेंस, जिसके साथ आर्टिकल 55 to 56 जो है वो डील करते हैं किसी भी शख्स के करेक्टर के बारे में। अब करेक्टर के बारे में बहुत सारी राय हैं। आमतौर पर लॉ ऑफ एविडेंस ये कहता है कि किसी भी शख्स का जो बैड करेक्टर है वो इररेलेवेंट होगा क्रिमिनल केसेस के अंदर, और गुड करेक्टर जो है वो रेलिवेंट होगा किसी भी केस के अंदर, चाहे वो क्रिमिनल है या सिविल है या व्हाट्सएवर है। तो हम उसके बैड करेक्टर के बारे में बात नहीं कर सकते। अगर उसका बैड करेक्टर था तो अगर उस पर कोई FIR हुई है तो उसको सज़ा भी हो चुकी होगी। अगर सज़ा नहीं हुई, FIR डिस्चार्ज होगी, डिस्पोज होगी, जो बरी हो गया वो FIR में से, तो इसका मतलब इसने कोई जुर्म किया ही नहीं है। इसके ऊपर मेरी ऑलरेडी एक वीडियो अपलोडेड है कि मुल्ज़म और मुजरम में क्या फ़र्क है, किस जजमेंट और कानून के तहत हम किसी को मुजरम नहीं कह सकते, वो मुल्ज़म रहेगा। अगर वो डिस्चार्ज हो जाता है तो वो इनोसेंस डिक्लेयर हो जाएगा कि ये इनोसेंस है, इसने कोई भी जुर्म नहीं किया। करेक्टर के बारे में 55-56 हमें डील करता है। नेक्स्ट हमारे पास है डाइंग डिक्लेरेशन। बेसिकली डाइंग डिक्लेरेशन हेयर से एविडेंस की ही एक फर्दर किस्म है। यहाँ पर भी जो शख्स गवाह से डाइंग डिक्लेरेशन जो शख्स कर रहा है, मरते वक्त अपनी गवाही दे रहा है, उससे कोई और शख्स सुन रहा होता है। अब यहाँ क्रॉबोरेशन की जो वर्थ है वो थोड़ी सी डिफरेंट है कि अगर किसी मजिस्ट्रेट ने सुन लिया, अगर किसी डॉक्टर ने सुन लिया, अगर किसी गेस्टेड ऑफिसर पुलिस ऑफिसर ने डाइंग डिक्लेरेशन को सुना, तो उसकी गवाही को काफ़ी हद तक तस्लीम या कंसिडर किया जा सकता है, क्योंकि इनका डायरेक्टली उस बंदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, ना इसने किसी को बचाना है इन्होंने, ना इन्होंने किसी को फंसाना है। बट इनके अलावा अगर किसी ने सुना तो फिर ये थोड़ा सा क्वेश्चनेबल हो जाता है कि इसकी अथेंटिकेशन का होना, इसकी क्रॉबोरेशन का होना, फिर डिफरेंट पहलू या डिफरेंट पैरामीटर्स के ऊपर लाजमी समझा जाता है। तो लिहाजा डाइंग डिक्लेरेशन जो शख्स सुनकर आगे बताता है तो वो भी हेयर से की ही किस्म है। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शंस हैं कि इन सूरतों में इसको एक्सेप्ट किया जा सकता है और इन सूरतों में नहीं, और जिन सूरतों में किया जा सकता है उसकी भी आगे कुछ कंडीशंस हैं। उसकी डिटेल में आज नहीं जाएंगे, उसकी डिटेल के लिए अलग से मैं एक लेक्चर अपलोड कर दूंगा कि डाइंग डिक्लेरेशन के लिए मैनर्स और प्रोटोकॉल्स क्या होने चाहिए। इसका भी आर्टिकल 26 है जो डील करता है। नेक्स्ट हमारे पास ऑरल एविडेंस की या ऑरल विटनेस की जो सबसे स्ट्रॉन्ग काइंड है वो है कन्फेशन। कन्फेशन आर्टिकल 37 to 43 से डील करता है। कन्फेशन के अंदर एक शख्स आज खुद अपनी मर्जी से आज़ादाना मर्जी के मुताबिक, आज़ादाना राय के मुताबिक अपना एक कन्फेशन रिकॉर्ड करवाता है जो कि उसके गिल्टी ऑफेंस से मुतल्लिक होना चाहिए, ज़रूरी है। अगर कन्फेशन के अंदर वो अपने साथ किसी और का भी जुर्म कर दे तो फिर ये प्योर कन्फेशन से हट जाएगा, फिर ये एक और सेक्शन में चला जाएगा, उसका भी आगे जिक्र करते हैं। तो कन्फेशन में कोई शख्स अपने ज़ाती जुर्म के बारे में डिटेल से अपनी मर्जी से आज़ादाना तौर के ऊपर बताया कि जी मैंने जुर्म किया, मुझसे ये गलती होगी, माफ़ी चाहता हूँ, सज़ा दे दे व्हाट्सएवर जो भी वो कहे, तो वो कंसिडरेबल एविडेंस होगी, उसके ऊपर स्ट्रॉन्ग और कैपिटल पनिशमेंट दी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास किस्म है अकम्पलस कंपेनियन, शरीक जुर्म, दोस्त, साथी। अकम्पलस लॉ ऑफ एविडेंस के अंदर आर्टिकल 16 में मेंशन है, जहाँ पर लॉ ऑफ एविडेंस ये कहता है कि अगर एक शख्स के साथ दूसरा शख्स भी शरीक था किसी जुर्म को सरजद करने में, उन दोनों में से कोई भी एक शख्स अप्रूवर बन जाता है। अप्रूवर बेसिकली हमें पुलिस रूल 1934 बताते हैं अप्रूवल के बारे में। CRPC में भी थोड़ा बहुत जिक्र आता है इसके बारे में, अप्रूवल के बारे में, लेकिन इस पर किसी को आप ज़ोर ज़बरदस्ती राज़ी नहीं कर सकते अप्रूवल बनने के लिए। तो अप्रूवर अगर कोई शख्स बन जाए या वैसे वो बताया कि जी मैंने ये जुर्म किया है, जैसे कि हम पिछली बात के अंदर मैंने जिक्र किया कि कोई शख्स अपने जुर्म के साथ साथ अपने साथ किसी और का भी बयान दे देगा, जी मैंने ये जुर्म किया, मेरे साथ इसने भी जुर्म किया था, तो डेट इज़ कॉल्ड अकम्पलस, शरीक जुर्म। मतलब एक जुर्म में जब दो लोग शरीक हों तो एक अपना कन्फेशनल स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाने के साथ दूसरे का भी जिक्र कर दे, तो देन वो कन्फेशन नहीं रहेगा, अकम्पलस की डेफिनेशन के अंदर फॉल कर जाएगा। आर्टिकल 16 हमें बताता है और ये भी बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है। बट यहाँ पर स्ट्रॉन्ग उसके अपने अगेंस्ट पहले है, दूसरे के अगेंस्ट इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जब तक कि ये इन अदरवाइज जो आपकी एविडेंस है उनसे corroboration ना करे सर्कमस्टांसेस से। बाकी ऑरल या DNAs या डिजिटल एविडेंस के ऊपर भी मेरी एक वीडियो अपलोडेड है,
उसको भी सुन लीजिएगा, बड़ी हेल्पफुल होगी आपके लिए। सो वीडियो इज कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही वीडियोस को सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक मुझे अपनी दुआओं में जरूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। वस्सलाम।